हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं खास प्रोग्राम जो मीडिया के हालात को अंदर के हद तक जानने में आपको मदद करेगा। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार में मीडिया काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आज नई दिल्ली में प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन फर्रुखाबाद की 6ठी सालगिरह के मौके पर सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष ने मीडिया के हालात पर मजबूती से बात रखी और जर्नलिस्ट को सरकार से नहीं डरने के लिए कहा। आशुतोष जाने माने पत्रकार हैं। वो एक बार आम आदमी पार्टी में भी कुछ साल रहे थे। उसके बाद अब वो सत्य हिंदी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जिसको आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये मुसीबत ज्यादा मुद्दत तक जारी नहीं रह सकती। आइए सुनते हैं आशुतोष ने क्या कुछ कहा है। इकबाल का बड़ा पुराना शेर है, वादा ए मुखालिफ से न हो हैरान या काब, ये तो उड़ती है, ये तो बहती है तुझको ऊंचा उठाने के लिए। वाह क्या बात। अब मुझे नहीं मालूम कि ये शेर इकबाल साहब का है, तो कहने के बाद मैं देशद्रोही या गद्दार घोषित हो जाऊंगा। क्योंकि अब तो शेरों के साथ भी कविताएं किसकी हैं, किस धर्म की हैं, कहां से हैं, उससे आपकी देशभक्ति तय होती है। आप सच कह रहे हैं, इससे आपकी देशभक्ति तय नहीं होती। आप झूठ कह रहे हैं, इससे भी आपकी देशभक्ति तय नहीं होती। आपका धर्म क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका मजहब क्या है, इससे तय होता है। रहमानी साहब को ना कहना मेरे बस में था ही नहीं, क्योंकि मैं चैनल में रहते हैं तो 700-800 लोग काम करते हैं। जब आप यूट्यूब में काम कर रहे हैं तो बहुत छोटी टीम होती है, उसको भी ऑर्गेनाइज करना और शाम के वक्त थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं एक ही बात जो हमने अपने बुजुर्गों से सीखी, जिनसे हम लोगों ने पत्रकारिता सीखी है, कि वो, मैं नहीं मानता कि पत्रकारिता कोई नेशन बिल्डिंग का काम है या लोकतंत्र को बचाने का काम है, सरकार से सवाल करने का काम है। मैंने एक ही चीज सीखी है कि जो चीज आपको सच लगे उसको बेखौफ कहते जाइए। जब आप उस बात को कहेंगे तो आप देश को भी आजाद करा लेंगे, आप नेशन बिल्डिंग भी कर लेंगे, आप डेमोक्रेसी को भी बचा लेंगे, आप समाज को भी एक रास्ता दिखा देंगे। दिक्कत क्या हो गई कि आज के जमाने में कोई सच कहना ही नहीं चाहता। इतना डर, इतना खौफ तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। इतना डर, किस बात का डर है मुझे तो नहीं समझ में आता। 5 साल से मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, मुझे तो किसी मंत्री का फोन नहीं आया, ना किसी नौकरशाह का फोन आया। ये बात जरूर पता चलती रही कि भाई हमारे खातों की जांच पड़ताल चल रही है। तो जिन लोगों ने जानकारी दी, मैंने कहा जांच पड़ताल कर लीजिए, अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो ठीक है, हम कानून के प्रति जवाबदेह होंगे। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर डरना किस बात का। बहुत सारे लोग हमारे बीच में वो खुद ही सेंसरशिप करके बैठ गए, खुद ही डर के बैठ गए। सरकार उनसे कुछ कहती है या नहीं कहती है तो बात का प्रश्न है। और जब मैं IBN 7 में था, 8 साल में वहां संपादक रहा, तो एक बार सिर्फ एक मंत्री का फोन आया था मेरे पास। दुर्भाग्य से वो इस दुनिया में नहीं है, प्रवेदिन दास मुंशी साहब, वो INB मिनिस्टर हुआ। हमने लालू यादव जी के खिलाफ एक स्टोरी की थी, जिस पर, क्योंकि वो गठबंधन के साथी थे, तो उन्होंने फोन करके उनको बोला था कि भाई ये देखिए हमारा, तो हमने कहा कि भाई आपका जो वर्जन है आप भेज दीजिए, हम वर्जन छाप लेंगे। बोले नहीं, आपने लालू जी का वर्जन नहीं दिया। मैंने कहा हमने उनको फोन किया था हमारे रिपोर्टर ने, अब वो वर्जन नहीं देना चाहते तो हम क्या करें। हमने उसमें स्टोरी में कह दिया कि भाई उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात नहीं की। तो हम लोग, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न जाने क्यों डरेंगे, न जाने क्यों डरेंगे, ये मुझे बात समझ में नहीं। और कुछ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की तरफ से भी एक कोशिश तो है कि आप उनकी जबान बोलें, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वो जबान बोलना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते। अगर आप उनकी जबान में हाँ मिलाना चाहते हैं, अगर आप रातों रात संपादक बन जाना चाहते हैं, रातों रात बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, मंत्रियों के साथ घूमना चाहते हैं,
तो फिर पत्रकारिता मत करिए, फिर कहीं और रहिए। हमारे बीच में हम सब लोगों के आदर्श थे, नवभारत टाइम्स के संपादक थे राजेंद्र माथुर साहब, और वो अगर कभी पार्लियामेंट चले जाते तो उनको कोई नहीं पहचानता। वो किसी मंत्री से नहीं मिलते थे, किसी एमएलए से नहीं मिलते थे, किसी मिनिस्टर से नहीं मिलते थे, किसी एमपी से नहीं मिलते थे। वो यहीं पर रहते थे समाचार अपार्टमेंट के पास मयूर विहार में, 3 कमरे का फ्लैट रहा होगा, दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ अखबार उन्होंने निकाला। जब तक वो संपादक थे, पहले इंदौर में थे तो नई दुनिया निकाला उन्होंने, छोटे से शहर से राष्ट्रीय स्तर का अखबार निकाला, और जब नवभारत टाइम्स के संपादक बने तो भयानक जबरदस्त तरीके का अखबार निकाला, एक बहुत ही, और वो बड़ा डेमोक्रेटिक अखबार था। हमारे बीच में दिक्कत ये पैदा हो गई कि ये आरएसएस का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, ये फलाने मुसलमान का आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी है, हम इसको क्यों छापे। मेरा कहना, अगर आप डेमोक्रेटिक हैं तो सबके लिए स्पेस होना चाहिए। हाँ, उस लेख में हिंसा नहीं होनी चाहिए, धर्म विषय से खिलाफ जहर नहीं होना चाहिए, लेकिन हर बात हर आदमी को कहने का अधिकार तो है। जितना हमें लगता है कि कई बार क्या होता है कि मैं अपने प्रोग्राम में किसी बीजेपी का आदमी बुला लेता हूं, बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, उसका आपने क्यों बुलाया? मैंने कहा भाई वो एक आवाज है, उससे नफरत करके काम नहीं चलेगा, आपको एंगेज करना। और डेमोक्रेसी में आप कह ही नहीं सकते कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा। बिल्कुल, बात के अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, कोई और रास्ता नहीं। अगर आप सच्चे डेमोक्रेट हैं, सच्चे लोकतांत्रिक हैं, तो आपको हर तबके से, हर फिरके से बात करनी है। बात करिए, उनके सामने अपनी बात मजबूती के साथ रखिए, उनकी बात को सुनिए। भाई उनके साथ अगर आज उनकी सरकार है तो ये तो मानना पड़ेगा कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ, हम ही ने तो, हमारे पुरखों ने तो संविधान बनाया था, उसकी एक प्रक्रिया निश्चित की थी, उस प्रक्रिया के तहत सरकारें बनी है और सरकारें बिगड़ती हैं। हमें इतना तो भरोसा रखना पड़ेगा कि जिन लोगों ने इनकी सरकारें बनाई है वही लोगों की सरकारें बिगड़ाएंगे। हम अपनी बात को मजबूती के साथ रखते जाए। तो मैं बार बार कहता हूं, मेरे तो बहुत सारे दोस्त बहुत ही कटु उनके साथ झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन फिर झगड़े करने के बाद कंधे पर हाथ रख के आपस में घूमते रहते हैं। लोग कहते हैं आप क्यों उनके समझ के नहीं। और इससे मुझसे मेरे बहुत सारे दोस्त लोग भी मुझसे नाराज रहते हैं कि हम इनके साथ क्यों खड़े। मैंने कहा खड़ा होना प्रश्न, दिक्कत तब पैदा होगी जब आप उनके दबाव में आके अपनी बोली बदल लेंगे। जब आप अपनी बोली बदल लेंगे, आपकी बोली में इतना दम होना चाहिए कि आप उनकी बोली को बदल सकें। वाह। उनको अपने हिसाब से उनको समझाएं कि जो जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ये मुल्क को बर्बाद करेगा। ये वो रास्ता नहीं है जिस पे गांधी जी ने हमको रास्ता चलना सिखाया। ये भगत सिंह का रास्ता नहीं है, सुभाष चंद्र बोस का रास्ता नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का रास्ता नहीं है। ये रास्ता आपको सिर्फ एक ऐसे रास्ते पर लेके जाएगा जहां से वापसी संभव नहीं। और मुझे लगता है कि जब आप समझाएंगे तो लोग समझेंगे। और यही बात मैं अपने तमाम पत्रकार साथियों को भी कहता हूं। और मैं जानता हूं कि जो छोटे शहरों में जो पत्रकारिता कर रहे हैं लोग, जिस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं, वो दिल्ली जैसे शहर से ज्यादा खतरा है वहां पे। और आज के जमाने में जब किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए, किसी के घर में रात को 12 बजे कोई आ जाए और अचानक गिरफ्तार करके ले जाए, उसको जमानत नहीं मिलती है, ऐसी धारा ही लगा देंगे, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। बहुत संकट। इसलिए आप जैसे एसोसिएशन की सबसे ज्यादा जरूरत वहां पे। लेकिन मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत हूं। सरकार के भरोसे अगर पत्रकारिता करेंगे, सरकार के विज्ञापन अगर करेंगे तो फिर आप नहीं कर सकते। तो यही आज की पत्रकारिता की सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि बड़े बड़े चैनल रोज आप देखिए, राजस्थान सरकार का विज्ञापन आ रहा है, कहीं छत्तीसगढ़ सरकार का विज्ञापन आ रहा है, कहीं यूपी सरकार का विज्ञापन आ रहा है, कहीं प्रधानमंत्री जी का विज्ञापन आ रहा है। अब जब करोड़ों रुपए का विज्ञापन वो दे रहा है, तो आप जब उनके खिलाफ खबर करते हैं तो एक ही फोन आता है कि विज्ञापन लेना है या नहीं लेना है। तो आपको लगता है कि अरे 10 करोड़ रुपए तो वापस चले जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या? हालांकि मैं जानता हूं कि छोटे शहरों में बहुत मुश्किल, अखबार चलाना बहुत मुश्किल काम है, विज्ञापन आपको कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है। हम लोग भी सत्य हिंदी चलाते हैं,
लेकिन हमने कॉन्शियसली यह फैसला किया है कि हम सरकार का विज्ञापन नहीं देंगे, यह हमने तय किया और नहीं हमें लेना नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जिस दिन वो होगा उस दिन हमारे ऊपर भी दबाव आएगा। और फिर उस दबाव क्या है कि लालच भी एक चीज होती है ना। आप जब आपकी खींचने से 10 करोड़ रुपए या 10 लाख रुपए या 10 पैसे निकलने का खतरा पैदा हो जाता तो फिर आदमी कहता है छोटी सी तो बात है, मान दो 10 पैसे आ जाएंगे जेब में। दिक्कत वहां पे पैदा हो जाती है। मैं सोशल मीडिया की आप लोगों ने बहुत तारीफ की, लेकिन सोशल मीडिया में भी एक दिक्कत है जो मैं बार बार कहता हूं, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है आज तक। या तो आप इधर हैं या उधर। हम अपने इकोसिस्टम में बात कर रहे हैं, वो अपने इकोसिस्टम में बात कर रहे हैं, वो संख्या बढ़ती नहीं। 10 लोग इधर खड़े, आप उन 10 लोगों को मुखातिब हैं, 10 लोग उधर खड़े, आप उन 10 लोगों को मुखातिब हैं। दिक्कत प्रॉब्लम क्या है कि ये 10 लोगों में से 5 लोग अगर इधर आ जाएंगे तो ये पलड़ा झुक जाएगा और ये पलड़ा भारी हो जाएगा। जिस दिन ये पलड़ा भारी हो गया उस दिन आपकी जीत हो जाएगी। लेकिन हम अब उनके बीच में बात करते हैं, उनके बीच में बात करते हैं। हम लोगों की मुझे लगता है कि हम पत्रकारों की एक कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमको सच लगता है उसको एज इट इज कहें, बिना ये सोचे हुए कि इनको बुरा लग रहा है या उनको बुरा लग रहा है। हो सकता है मेरी बातों को सुनकर आज जो लोग थोड़े से गुमराह हैं बात समझ में आए और उनको लेकिन बात तो सही कह रहा है, हो सकता है इधर से इधर आ जाए। लेकिन जब हम सब एक ही फिरके को संबोधित करके बात करते हैं तो फिर वो फिरके अलग अलग हैं और उनके बीच में कोई संवाद नहीं है, तो वो जितने इनके साथ है उतने इनके साथ है। इनमें से इधर कोई एक आ जाए, अगर ये कोशिश हम कर सके तो हमारे ख्याल से हमारी पत्रकारिता काफी आज के जमाने में थोड़ी सी सार्थक होगी। मेरी इस बात को कोई मानता नहीं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम क्या बात करते हो, उनसे कैसे बातचीत हो सकती है। मैंने उनसे कैसे बातचीत, मैंने कहा बातचीत के अलावा अगर कोई दूसरा रास्ता हो तो बता दीजिए। कुछ कोई रास्ता नहीं है। और आज एक भाई फलस्तीन और इजराइल को भी बातचीत करनी पड़ती, भारत और पाकिस्तान को भी बातचीत करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ती हो तो बता दीजिए। और जो बातचीत नहीं कर रहे हैं उन मुल्कों का हाल देख लीजिए, वहां क्या हालत है। गांधी जी की आजादी की लड़ाई में जिस एक शख्स ने सबसे ज्यादा आलोचना की और क्या क्या नहीं कहा उनको, वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। और 1932 में जब पूना पैक्ट, जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही तो गांधी जी ने उसका विरोध किया कि नहीं ये तो नहीं होगा। गांधी जी आमरण अनशन में बैठ गए। तो लुई फिशर की किताब है जिन्होंने भारत की आजादी की पूरी बारे में बातचीत की है, उन्होंने कहा कि कोई एक शख्स था, ये उनका उनकी टिप्पणी थी जो मुझे लगता है कि सही नहीं थी, लेकिन उन्होंने टिप्पणी की थी कि गांधी जी के जो ये इंडेफिनिट आमरण अनशन था, कोई एक शख्स था जो उनकी मौत की कामना कर रहा था, तो वो थे बाबा साहब। ये उनकी टिप्पणी इस किताब में है। लेकिन दोनों लोग बैठे, तमाम मतभेद थे, खूब नोक-झोंक हुई, लेकिन ये तय हुआ कि आरक्षण हम कुछ रास्ते उन्होंने छोड़े, कुछ उन्होंने छोड़े, आरक्षण में बात हो गई। और जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो गांधी जी ने कैबिनेट के लोग जवाहरलाल नेहरू को बुला के कहा कि एक ही आदमी है जो देश का संविधान बना सकता है, उनका नाम है बाबा साहब अम्बेडकर, जाके खोज को लेके आओ, उनको लॉ मिनिस्टर बनाया। तो गांधी जी का भी दिल तो छोटा हो सकता था ना, लेकिन दिल उन्होंने बड़ा किया। तब जब फिर उन्होंने कहा कि आप हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी रखिए, वो भी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बने, वो भी कैबिनेट के मेंबर बने। और जब धारा 370 बात की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बात नहीं बोली, कुछ नहीं बोला वहां। तो सबको साथ लेके अगर चल पाएंगे तब तो मुल्क चलेगा, अगर सबको साथ लेके नहीं चल पाएंगे तो मुल्क नहीं चल। और यही इस मुल्क की सबसे बड़ी खासियत है। आप चाहे सनातनी हो, चाहे हिंदू धर्म के मानने हो, चाहे इस्लाम के मानने वाले हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के मानने वाले हो, इस मुल्क में कोई एक राह है ही नहीं। जब आप पढ़ते हैं हिंदू दर्शन को पढ़ते हैं तो उसमें तो 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, जिसमें से आधे से ज्यादा तो ईश्वर को ही नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ तो चारवाक भी जो कहता है ऋणम कृत्वा गृहम प्रवेद,
और उसके बाद की लाइन जो है वो वेद पढ़ने वाले लोगों के बारे में क्या कहते हैं, वो मैं पढ़ दूं शायद जेल चला जाऊं, लेकिन उनको भी ऋषि का दर्जा दिया गया है। हमारे बीच में कबीर भी हैं। जब कहा गया कि कटमुल्लापन बहुत हावी था, तब उन्होंने कहा कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद नहीं चलाए, ताचड़ मुल्ला बाग देकर बहरा हुआ खुदा है। क्या किसी ने कबीर को फांसी चढ़ा दिया था? तब उनको ये कहने की इजाजत है, आज ये कहने की इजाजत नहीं है। आज रहमानी साहब कह देंगे तो पता चला यहां से निकल भी पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, इतने मुकदमे हो जाएंगे कि मुकदमे झेलते झेलते का जीवन चौपट हो जाएगा। और वही कबीर कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ईश्वर से ज्यादा बड़ा तो उन्होंने चाकी को बता दिया, उसके खाने से कम आदमी को खाना भी मिलता है। पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता है तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पहाड़ तो पूजू, छोटे से पत्थर क्यों पूजू? वाते तो चाकी भली, उससे बेहतर तो चकैया है, कम से कम उसमें से हमें खाने को मिलता है, पीस खाए संसार। तब किसी की भावनाएं आग नहीं हुई, तब किसी ने नहीं कहा कि आप ईश्वर के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। अरे हम ईश्वर जो इतना महान है, इतना बड़ा है, उनकी रक्षा करने के लिए हमें बीच में ये गुर्गों की जरूरत है, वो आके बताएंगे। अरे उनको मेरी बात बुरी लगेगी तो मेरा निपटारा खुद ही कर देंगे, मेरा हिसाब कर लेंगे। भाई तुमने मेरी शान में गुस्ताखी की, तुम हो कौन? वो तो पलक नहीं, तो कुछ भी करेंगे तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। लेकिन तमाम बीच में लोग आ जाते हैं कि नहीं, अरे आपने तो उनके सामने गुस्ताखी कर दी। तो जब कबीर को ये इजाजत थी कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी भली पीस खाए संसार, जब ये इजाजत थी, जब मुगलिया सल्तनत थी, तब की बात है। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। और वही कबीर क्या कहते हैं, मैं तो राम की बहुरिया। जो एक जगह लगता है कि वो ईश्वर के खिलाफ बात कर रहे हैं, वही कहते हैं मैं तो राम की बहुरिया हूं। तो आप किसकी बात मानेंगे इस सनातन धर्म में? कबीर की मानेंगे जो निराकार परम ब्रह्म की बात करते हैं, जो किसी मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं खड़े होते हैं, जो किसी कर्मकांड को नहीं मानते हैं, या आप उनकी बात मानेंगे जो कर्मकांड की बात करते हैं? और है कर्मकांड हमारे यहां भाई, है भगवान श्री कृष्ण है, भगवान राम है, उनकी पूजा होती है। हम उसको भी बुरा, लोग उसको भी बुरा नहीं मानते, लोग उसको भी बुरा नहीं मानते। आपकी तो किस रास्ते पर चलेंगे? दिक्कत क्या है कि आज ये तय कर दिया गया है कि आपको इसी रास्ते पर चलना है। अगर आप इस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो आप जो है धर्म के खिलाफ हैं, आप भगवान के खिलाफ हैं, आप ईश्वर के खिलाफ हैं, और आप सरकार के खिलाफ। तो ऐसा तो हिंदुस्तान में न कभी था न कभी होगा। अब किसी को मुगालता हो जाए तो बात अलग बात है, लेकिन हाँ, अंत में मैं एक छोटे से शेर से, चुकी आपका कितना वो हो गया है, वो कहते ना, हमने माना कि तगाफुल न करोगे तुम, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो हमें तो मालूम है कि ये इस मुल्क का जो किस्मत है वो इन लोगों के बदलने से नहीं बदलने वाली। लेकिन जो ये वाकया है, जो ये वक्त है, इस वक्त में हम रहे ना रहे, हमने माना कि तगाफुल न करोगे तुम, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर। तो ये मुश्किल दौर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पत्रकारिता पर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और सबसे दिक्कत की बात यह कि पत्रकारिता पर वो लोग हमला कर रहे हैं जिनको दरअसल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। क्या वो घर सबसे पहले गिरता है, वो इमारत सबसे पहले ढहती है जिस घर में उसके अपने ही उसके खिलाफ हो। वो भले ही इमारत खड़ी रहे, लेकिन वो इमारत रहती, वो घर नहीं रहता। पत्रकारिता की दिक्कत क्या है कि बड़ी कामयाबी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ हमें अपने भाइयों और बहनों में ही बांट दिया गया है। आज इनके खिलाफ होगा तो वो नहीं बोलेंगे, और इनके खिलाफ होगा तो वो नहीं बोलेंगे, और वो हमेशा जो है वो हमें और हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते। ऐसा पहले कभी नहीं। हम पत्रकारों में अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे, लेकिन जब पत्रकारिता पर हमला होता तो सब एक साथ खड़े होते थे। आज वो दौर नहीं।
आज बहुत चालाकी के साथ, बहुत कामयाबी के साथ 2 अलग अलग खेमे बना दिए गए हैं और अजीब चलन हो गया है। 2014 के पहले सरकार के साथ खड़े होने वालों को हम दलाल कहते थे, आज जो सरकार के साथ खड़े हैं वो पत्रकार हैं। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत। हम लोग उनको बड़ी हिकारत की नजर से देखते थे जो सरकार के साथ खड़े। आ गया, बात करते करते आ गया, दल्ला आ गया, हम ये कहते थे। उनका कोई सम्मान नहीं। आज वही लोगों को पत्रकार माने जाते हैं और जो लोग पत्रकार नहीं मानते उनके बारे में, जो लोग सरकार के साथ नहीं उनके बारे में कहते थे एजेंडा चलाते हैं। जिनका पत्रकारिता का बुनियादी धर्म है सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल करना, अगर आप सवाल करते हैं तो आप गद्दार। जो सुबह से शाम तक सिर्फ विपक्ष की हाथ खड़ी करते हो, गलती जगह करते। रहमानी साहब अगर पैनल में मिल जाए तो फिर समझ लीजिए कि आज मजमा जम गया पूरी तरीके से। फिर रहमानी साहब से बड़ा गद्दार इस देश के अंदर कोई मौजूद नहीं। ये कौन सी पत्रकारिता है? लेकिन मैं दाद दूंगा रहमानी साहब को और ऐसे बहुत सवाल लोगों पर जो जाके मजबूती के साथ अपनी बातों को रखते हैं। और मुझे लगता है कि ठीक है, आज हमारी बात कोई सुने न सुने, लेकिन मेरा धर्म तो गांधी जी एक बात कहते थे, मुझे वो वक्त टाइम भूल गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक थी, उस बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया मुझे वो, और उसमें सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। मुझे वो वाकया हल्का सा भूल गया है। गांधी जी खड़े हुए, उन्होंने कहा सबसे पहले मैं इन 2 लोगों को साधुवाद देता हूं कि तमाम विरोध के बावजूद भी जो उनको सच लगा उसके साथ वो खड़े रहे। वो गलत था, सही था, मेरे लिए महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस दौर में मुझे जो गलत लग रहा है मैं उसकी मुखालफत करने के लिए खड़ा हूं या खड़ा नहीं हूं। अगर नहीं खड़ा हूं तो हम पत्रकार नहीं हैं। अगर डर के बैठ गए हैं तो हम पत्रकार नहीं हैं। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनको हिंदुस्तान याद रखता है, और उन्हीं को याद रखा जाएगा जो अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए थे। वो जिंदगी भर अपने माथे पर दाग लेके घूमेंगे। गद्दार असल में वो थे, हम। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।